नमस्कार दोस्तों, बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम का 14वां अध्याय के प्रश्न उत्तर। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रश्न उत्तरों पर हम ये जो टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से ही। यदि आपको पूरे पाठ की व्याख्या और पूरे पाठ का विश्लेषण चाहिए तो आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक पर प्रश्न बनाए हैं और प्रत्येक टॉपिक के प्रश्नों की बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि प्रश्नों के माध्यम से ही आप इस पूरे पाठ को समझ जाएंगे कि किस किस तरह से ये सरकारी पत्रों की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो आइए चलते हैं कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया। आओ इसे क्रम से समझें। यदि आपने इसके क्रम को समझ लिया तो प्रश्नोत्तरों को समझने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने से पहले हम 1-2 मिनट इन पर चर्चा करना चाहेंगे। वैसे आपने पाठ पढ़ लिया होगा और पाठ को पढ़कर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सरकारी पत्र लिखा जाता है, यानी कि ऑफिस में से एक ऑफिस, यानी एक जो सरकारी कार्यालय है वहां से एक अधिकारी अपने उच्च जो ऑफिस है उसके अधिकारी को ले, या फिर जो उनकी सबसे ऊपर का जो महानिदेशालय या निदेशालय होता है वहां के लिए पत्र लिखता है, उसको सरकारी पत्र कहा जाता है। यानी कि एक अधिकारी या एक संस्था दूसरी संस्था या प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखता है, उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। एक ऑफिस में यह पत्र लग गया, ये ऑफिस में लग गया, यहां से पत्र शुरू होता है, यानी पत्र लेखन की जो प्रक्रिया है वो सरकारी पत्र से शुरू होती है। जब ये पत्र उसकी ऑफिस में पहुंचता, कहां? दूसरी ऑफिस में पहुंचता है। जब दूसरी ऑफिस में पहुंचेगा तो वहां उसे एक सहायक देखता है। कौन देखता है? सहायक देखेगा और सहायक उस पर टिप्पणी करता है। यानी कि जिस ऑफिस में पहुंचेगा उस ऑफिस का जो अधिकारी है वो अधिकारी उसे फॉरवर्ड कर देता है, एक उसमें नोट लगा देता है कि इस पर ये फलां कर्मचारी कार्यवाही करे। तो जो सहायक होता है वो उस पत्र को पढ़ता है, पढ़ करके उसमें देखता है, संदर्भ देखता है और उसकी जो विषय है वो देखता है कि इसमें क्या करने की आवश्यकता है। तो जो सहायक है वो सहायक सबसे पहले टिप्पणी करता है, उसको मुख्य टिप्पणी या उसको आरंभिक टिप्पणी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे आगे चलते हैं। बिल्कुल क्रम वाइज है। मुख्य टिप्पणी के बाद क्या होता है कि जो सहायक है वो अपने से ऊपर के अधिकारी का उसमें विचारार्थ लिख देता है कि मैंने जो टिप्पणी लिखी है ये उच्च अधिकारी के लिए विचारार्थ प्रेषित है। तो उस पर जो ऊपर का अधिकारी है, इस सहायक का ऊपर जो इसका अधिकारी होता है, जैसे अनुभाग अधिकारी हो गए या कोई दूसरा और अतिरिक्त जो निदेशक होते हैं वो हो गए, उसके पास भेज देता है। वो क्या करता है, वो सहायक की टिप्पणी को पढ़ता है और जो पत्र है या जो फाइल है उसको पढ़ता है। उसे लगे कि हां, इस पर मुझे कुछ और अपना मंतव्य, अपना विचार रखने की जरूरत है, या मुझे इसमें कुछ काट पीट करने या मुझे इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। तो क्या होता है कि कोई भी अधिकारी दूसरे अधिकारी द्वारा लिखे हुए नोट को काटता नहीं है, उसे उसका अधिकार नहीं होता। वो क्या करता है, यदि वो उससे असहमत है तो अपना मंतव्य, अपना विचार उसके नीचे लिख देता है और उसी विचार को हम आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। तो मुख्य टिप्पणी कौन करता है? सहायक करता है। आनुषंगिक टिप्पणी कौन करता है? अधिकारी करता है। यह अधिकारी करता है। उसके बाद अनुस्मारक पत्र। अब देखो, जब सरकारी पत्र एक ऑफिस से चलता है तो उस पर मुख्य टिप्पणी होने में और आनुषंगिक टिप्पणी होने में काफी समय लग जाता है। तो जो पहली, यानी कि जिसने सरकारी पत्र को भेजा है, जहां से शुरू हुआ है, वो अधिकारी क्या करता है, एक दूसरा पत्र लिखता है उसी ऑफिस के लिए कि बहुत देर हो गई है और यानी बहुत दिन हो गए हैं उस पत्र को भेजे हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अतः आप उसे याद करें और उस पर कार्रवाई करें। तो जो अनुस्मारक पत्र है ये क्या करता है, ये याद दिलाता है किसको? इन अधिकारियों को कि भाई हमने एक पत्र भेजा था और उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आप उस पर कार्रवाई करें। तो याद कराने वाला पत्र जो होता है वो अनुस्मारक पत्र होता है। इसको कौन लिखता है? सबसे पहले वाला अधिकारी, जहां से पत्र शुरू होता है वो इसको लिखता है।
अब आते हैं नंबर 5, अर्ध सरकारी पत्र। अब ये क्या होता है? जब ये रिमाइंडर पहुंच जाता है, कहां? रिमाइंडर यानी अनुस्मारक पत्र, इसको स्मरण पत्र भी बोलते हैं। जब ये पहुंच जाता है कहां पर? इस अधिकारी के पास, तो क्या होता है कि ये जो अधिकारी है ये कहता है कि भाई ऐसा है, ये अपने व्यक्तिगत स्तर पर एक पत्र लिखता है इस नंबर 1 के अधिकारी को कि हमें आपके द्वारा भेजे हुए पत्र में जो विषय है उस पर चर्चा करने में समय लग रहा है, उस पर हमें एक बोर्ड बिठाने की जरूरत है, एक समिति बिठाने की जरूरत है, इसलिए हम उसमें अभी और समय लगेगा और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखता है इस नंबर 1 के अधिकारी को, तो उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यानी उसकी भाषा सरकारी होती है, उसका लेटर हेड भी सरकारी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। इसको इस फाइल के साथ नहीं भेजा जाता, यह अलग होता है। स्वतः स्पष्ट टिप्पणी क्या होती है? स्वतः स्पष्ट टिप्पणी का मतलब है कि इसको भेजने के बाद में जो अधिकारी है, ये अधिकारी जिसने आनुषंगिक टिप्पणी की है, आनुषंगिक टिप्पणी की है, या इससे ऊपर का जो अधिकारी है वो भी यदि टिप्पणी करता है उसको भी आनुषंगिक टिप्पणी बोलेंगे। तो ये क्या करते हैं कि जिसको काम सौंपा गया वो क्या करता है? स्वतः स्पष्ट टिप्पणी करता है, यानी कि उस पत्र पर विचार करता है और ये तय करता है कि हां, इस विषय को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है और इस पर एक बोर्ड या समिति का गठन किया जाएगा और उसमें निर्णय लिए जाएंगे। तो उसको बोलते हैं हम स्वतः स्पष्ट टिप्पणी। अब इसके बाद आता है कार्यसूची नंबर 7 पर। कार्यसूची क्या होती है? स्वतः स्पष्ट टिप्पणी के बाद में उसको लगता है कि भाई इन इन बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी है। उसके पास पहले से भी और कई सारे मुद्दे होते हैं और एक मुद्दा इन्होंने भेज दिया नंबर 1 अधिकारी ने, तो ये क्या करते हैं कि उन सबको जोड़ देते हैं और कार्यसूची यानी कि एक लिस्ट बना लेते हैं कार्यों की कि उस मंडल में, उस समिति में कौन कौन से कार्यों पर चर्चा होनी है, उसको बोला जाता है कार्यसूची। यानी कि ये बैठक जब होगी तो उनके लिए अग्रिम सूचना होती है, उनको भेज दिया जाता है जिससे कि वो इस पर पहले से तैयार होकर के चर्चा करें। कार्यव्रत, कार्यसूची के बाद कार्यव्रत। जब बैठक खत्म हो जाती है, कार्यसूची पर चर्चा हो जाती है, तो बैठक में क्या होता है कि कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो बिंदुवार यानी कि जो जो कार्य उसमें कार्यसूची में थे उन हर कार्य पर एक एक जो निर्णय लिया जाता है उन सबके निर्णय को लिखा जाता है। जो कर्मचारी उसमें भाग लेते हैं, जो सदस्य भाग लेते हैं, उनके नाम को लिखा जाता है, उनके हस्ताक्षर होते हैं, उसे कहा जाता है कार्यवृत्त। अब कार्यवृत्त के बाद में आती है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? यानी कि जब वो निर्णय ले लेते हैं तो उसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं, तो उन सार्वजनिक महत्व के जो विषय होते हैं उनकी सूचना जनता को दी जाती है किसी अखबार आदि के माध्यम से। तो उसमें उस प्रेस विज्ञप्ति के नाम से उन आदेशों को या जो उनमें निर्णय लिया गया है उसको छापा जाता है कि इसमें निर्णय में क्यों देरी हुई और इससे आपको क्या क्या लाभ होगा, यानी कि जो उसमें निर्णय लिए गए हैं उनसे क्या क्या लाभ जनता को होंगे। अगला है परिपत्र। अब परिपत्र क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद ये जो अधिकारी हैं ये क्या करते हैं कि इनके अधीनस्थ जितनी भी संस्थाएं होती हैं या जितने भी कार्यालय होते हैं उनको एक सबको एक लेटर भेजते हैं, एक पत्र भेजते हैं कि हमने इस तरह का निर्णय लिया है और आज से ये निर्णय लागू होगा। तो उसको बोला जाता है परिपत्र, उसको सर्कुलर भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रम है। यदि ये क्रम आपको समझ में आ गया है तो आपको प्रश्न उत्तर समझने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप इसका जब वीडियो देखेंगे एक्सप्लेनेशन का तो उसमें भी आपको काफी आसानी होगी समझने में। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है सरकारी पत्र किसे कहते हैं? और ये औपचारिक पत्र होते हैं अथवा अनौपचारिक पत्र। अच्छा, नंबर 1 बात तो यह है कि जो सरकारी पत्र होते हैं इन्हीं को हम ऑफिशियल जो शासकीय पत्र होते हैं, शासकीय पत्र भी इनको बोलते हैं। तो क्या परिभाषा होगी कि वे पत्र जो एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को लिखे जाते हैं सरकारी पत्र कहलाते हैं। और जो सरकारी पत्र हैं वे किस में आते हैं? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। जो सरकारी पत्र हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण रहता है। नंबर 2, टिप्पणी किसे कहते हैं तथा टिप्पणी का उद्देश्य क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, समझा था कि जब कोई पत्र पहुंचता है उसके बाद उस पर टिप्पणी की जाती है। तो टिप्पणी क्या होती है कि किसी भी विचाराधीन पत्र, यानी विचाराधीन मतलब है जिस पर विचार किया जा रहा है, विचाराधीन
किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है, यानी कि जो सहायक है या जो अधिकारी हैं वो उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपने मंतव्य यानी विचार व्यक्त करते हैं, उस पर कोई आदेश देंगे या निर्देश लिखेंगे, वह टिप्पणी कहलाती है। इसी को टिप्पणी कहा जाता है। और टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो यहां से इस प्रश्न का नंबर आएगा। इस टिप्पणी का उद्देश्य क्या होता है कि इसका उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्क संगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है, यानी कि जिन तथ्यों पर या जिन कार्यों पर निर्णय लिया जाना है उनकी स्पष्ट एवं तर्क संगत रूप से उनको प्रस्तुत करना है और उन बातों की ओर संकेत करना जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। यानी कि वो उसमें संभावनाएं भी दिखाता है और इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसकी रूपरेखा उसमें तैयार की जाती है। किसमें? नोटिंग में, यानी कि टिप्पणी में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो वहां हमने टिप्पणी पढ़ा था, यहां हम टिप्पण पढ़ रहे हैं, तो टिप्पणी और टिप्पण में बस थोड़ा सा अंतर है। यानी कि जो लिखा जाता है उसे टिप्पणी बोलते हैं और लिखने यानी टिप्पणी करने की जो प्रक्रिया है, टिप्पणी करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिप्पण बोलते हैं। बस इतना सा अंतर है। तो टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक सहायक स्तर पर टिप्पण होता है, एक अधिकारी स्तर पर टिप्पण होता है। ठीक है? तो सहायक स्तर पर टिप्पण जो होता है वो प्रारंभिक होता है, उसको मुख्य टिप्पणी भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले वही देखता है। अधिकारी स्तर पर जो टिप्पणी होती है वो आनुषंगिक टिप्पणियां होती हैं, वो 1 या 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। नंबर 4, मुख्य टिप्पण नोटिंग क्या है? मुख्य टिप्पण अभी हमने बताया था कि अधिकारी स्तर पर होती हैं, तो जिसमें सहायक, कौन? सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है, मुख्य टिप्पण कहलाता है या मुख्य टिप्पणी कहलाती है। इसे आरंभिक टिप्पणी भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि सहायक पत्र पर जो सबसे पहले टिप्पणी करेगा, सबसे पहले जो टिप्पणी करता है उसी को मुख्य टिप्पण कहा जाता है। कौन करता है इस मुख्य टिप्पण को? इसको सहायक करता है। नंबर 5, टिप्पणी लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? टिप्पणी लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? और टिप्पणी कब लिख सकता है कोई? कि यानी कि जो लिपिक है या जो सहायक है उसको पूरी बात का पता होना चाहिए, पूरी तरह से उसको समझ में आनी चाहिए। माना कि उसको ठीक तरह से वो पत्र समझ में नहीं आया या उसको उसकी समस्या समझ में नहीं आई, तो उस पर किस तरह से वो टिप्पणी लिखेगा? बात को गोलमोल घुमाएगा और फाइल इधर से उधर घूमती रहेगी। ठीक है? तो टिप्पणी लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को ठीक तरह से समझना चाहिए। यानी कि जो सहायक है उसको क्या करना चाहिए? जो संबंधित विषय है पत्र में उसको ठीक तरह से पहले समझ लेना चाहिए। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जो सहायक है उसका कर्तव्य बनता है कि उसमें एक अस्पष्टता ना लाए, ऐसा ना करे उसमें कुछ ऐसे शब्द डाल दे कि अगले अधिकारी को वो समझ में ही ना आए या फिर उनके 2 अर्थ निकलते हों। तो पूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। जो असली मुद्दा है बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं मुद्दा कुछ और है और उस पर टिप्पणी किसी और प्रकार की कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्या है कि टिप्पणी संक्षिप्त, तर्कसंगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जानी चाहिए। जो टिप्पणी कैसी होगी? संक्षिप्त होगी, तर्कसंगत होगी और क्रमबद्ध होगी। यानी संक्षिप्त होगी, उसमें ऐसा नहीं कि व्याख्या कर दी ना, बिल्कुल बिंदुवार चर्चा करनी है कि इसमें यह नियम लागू होता है, इस नियम के अनुसार यह कार्य होना है। तर्कसंगत होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं हो घालमेल हो बातों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 6, आनुषंगिक टिप्पण किसे कहा जाता है? आनुषंगिक टिप्पणी कब की जाती है? तो आनुषंगिक टिप्पणी के बारे में हम अभी पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं कि सहायक जब आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है, यानी कि सहायक कौन? जिसने सबसे पहले टिप्पणी की है, वो टिप्पणी करने के बाद किसी अधिकारी को विचारार्थ प्रस्तुत करता है,
जब उसके पास भेजता है, अधिकारी के पास भेजता है, तो वह अधिकारी टिप्पणी को पढ़ने के बाद, इनके सहायक ने जो टिप्पणी लिखी है उसको पढ़ने के बाद उसके नीचे अपना मंतव्य लिखता है। मंतव्य यानी कि अपना विचार लिखता है कि उसकी समझ इसके बारे में क्या है। इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं और यह क्रिया आनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। यदि सहायक द्वारा की गई टिप्पणी से अधिकारी सहमत हैं तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या लिख देता है, केवल कि मैं सहमत हूं, बस इतना लिख देगा और आगे कुछ नहीं लिखेगा, अपने साइन कर देगा। लेकिन यदि वह आंशिक रूप से सहमत है, आंशिक मतलब थोड़ा सा उससे सहमत है, बाकी असहमत है, या फिर पूर्ण रूप से असहमत है, अथवा इसमें अपना मंतव्य दर्ज करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो उससे असहमत है लेकिन फिर भी अपनी बात रखना चाहता है कि इसमें ये बातें और जोड़ी जा सकती हैं या इस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है, तब आनुषंगिक टिप्पणी लिखी जाती है। यानी कि यदि वह पूरी तरह से सहमत है सहायक की टिप्पणी से तो आनुषंगिक टिप्पणी नहीं होगी। यदि वो उससे असहमत है, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तब आनुषंगिक टिप्पणी लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अब है प्रश्न नंबर 7। अनुस्मारक पत्र, अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। अनुस्मारक पत्र, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, और हिंदी में इसको स्मरण पत्र भी बोलते हैं, यानी याद कराने वाला पत्र, याद दिलाने वाला पत्र। यानी किसी भी पूर्व प्रेषित पत्र का, जो पत्र पहले 1 नंबर के ऑफिस से भेजा जा चुका है, किसी संस्थान या कार्यालय से उत्तर न आने पर, जब लंबा समय लग जाता है और उस फाइल का कोई जवाब नहीं आता है, तो उस संस्थान या कार्यालय को उस पत्र का स्मरण कराने के लिए, स्मरण माने याद कराने के लिए भेजा गया पत्र अनुस्मारक पत्र कहलाता है। यानी उसको स्मरण पत्र कहा जाता है, उसको रिमाइंडर कहा जाता है। इसका क्या उद्देश्य होता है, इसमें विषय पर विस्तार से प्रकाश न डालकर केवल मूल पत्र के क्रमांक आदि का ही उल्लेख किया जाता है। ये बिल्कुल औपचारिक पत्र की तरह होता है, लेकिन इसमें पूरा विवरण नहीं दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, लिख दिया जाता है कि हम पहले जो पत्र भेजा है उसका क्रमांक लिखेगा कि वो इतने नंबर का पत्र था, उस क्रमांक का उसमें विवरण देंगे, उसके बाद लिख देंगे कि इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, इसे कृपया पुनः देखें। तो इसका जो प्रारूप है वो कैसा, सरकारी पत्र के अनुसार ही होता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एक लाइन में उत्तर है कि इसका उद्देश्य पूर्व में भेजे गए पत्र को ध्यान में लाना है कि हमने एक पत्र भेजा था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसको ध्यान में लाना है। नंबर 8, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। अर्ध सरकारी पत्र, आधा सरकारी, अर्ध माने आधा, यानी जो आधा सरकारी है और आधा कैसा है, अनौपचारिक पत्र है या व्यक्तिगत पत्र है। तो कैसा होगा ये, इस सरकारी कार्यालयों में जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर जानता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारियों को जानते ही हैं, बहुत लंबे समय से उसमें काम करते हैं साथ साथ, या फिर किसी खास मुद्दे पर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षण करना हो। किसी खास मुद्दे पर जब किसी से कार्रवाई करवानी है कि जैसे व्यक्तिगत जान पहचान है उस अधिकारी से, तो क्या करेंगे कि उनको एक अलग से पत्र लिखेंगे कि मैं इस विषय पर मैंने आपको एक पत्र भेजा है और इस विषय में बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक अनौपचारिक प्रेम भी होता है, उसकी भाषा सरकारी होती है, लेटर हेड भी सरकारी होता है, लेकिन उसमें प्रेम भाव होता है, तो उसे कहते हैं हम अर्ध सरकारी। तो संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षण करना हो तब सरकारी भाषा में मैत्री भाव से व्यक्तिगत पत्र लिखता है और वह पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इस पत्र में सामान्यतः कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है, कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है, जो ऑफिस का लेटर हेड होता है उसका। 9वां प्रश्न, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसे कहते हैं। स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, अभी हमने बताया स्वतः माने अपने आप, स्पष्ट टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट कर देने वाली, यानी कि जब अधिकारी के पास टिप्पणी पहुंचती है, कौन सी टिप्पणी, मुख्य टिप्पणी और आनुषंगिक टिप्पणी, जब इसके पास पहुंचती है तो क्या होता है कि जो बड़ा अधिकारी है वो क्या करता है, वो जरूरत महसूस करता है कि भाई जो पत्र में भेजा गया है वास्तव में उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, तो वो उस पर टिप्पणी तैयार करता है अपनी, कि ये जो विषय इस पत्र में दिया गया है इस विषय पर चर्चा करने की
अति बहुत आवश्यकता है। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी या बैठक का गठन किया जाएगा और उस पर कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो उसे हम स्वतः स्पष्ट टिप्पणी कहते हैं। देखिए कि जब अधिकारी को किसी बोर्ड या समिति के समक्ष किसी मुद्दे पर अपनी टिप्पणी इस तरह से लिखता है कि उसे पढ़ने मात्र से ही पूरा मामला समझ में आ जाए, इस तरह से लिखेगा कि यदि बोर्ड के सदस्यों के सामने उस टिप्पणी को रखा है तो उसे खट से समझ लेंगे, तो उसे स्वतः स्पष्ट टिप्पणी कहा जाता है। आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए पिछली टिप्पणी, पत्र या ज्ञापन, ये ज्ञापन है, इस तरह से ज्ञापन इत्यादि को संलग्नक के रूप में टिप्पणी के साथ लगा दिया जाता है। यानी उससे पहले जो पत्र हैं या जो ज्ञापन हैं या जो टिप्पणियां हैं उन सबको उनके साथ वो लगा सकते हैं, जिससे कि दूसरे अधिकारियों को पढ़ने में भी उस मैटर को समझने में आसानी रहे। 10वां प्रश्न क्या है कि कार्य सूची किसे कहते हैं और कार्य सूची का क्या उद्देश्य होता है। अब कार्य सूची क्या होती है? कार्य सूची का मतलब आप शब्द से जो इसी से समझ सकते हैं कि कार्यों की सूची, जिनका जो कार्य करने हैं उनकी सूची, वो कार्य सूची होती है। लेकिन ऑफिस में इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी भी सरकारी संस्थान में किसी विषय एवं मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। बैठक अथवा कार्यवाही को प्रारंभ करने से पूर्व ही प्रस्तुत किए जा रहे विषय से संबंधित बिंदुओं की एक क्रमवार सूची बनाई जाती है और इसे ही कार्यसूची कहा जाता है। यानी कि समिति बन गई है और समिति को प्रारंभ करने से पहले, यानी कि समिति की बैठक करने से पहले ही एक कार्यों की सूची बना ली जाती है और सूची को अग्रिम रूप से पहले से ही उन सदस्यों के पास पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि उस पर ठीक तरह से चर्चा हो सके। अब कार्य सूची का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देना। पहले से यह जानकारी दे देती है कि हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यवृत्त क्या है? कार्यवृत्त यानी कि जब बैठक कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसमें जो निर्णय लिए गए हैं या जो फैसले लिए गए हैं या जो विचार किया गया है उसका ब्यौरा दर्ज किया जाता है। तो कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श और निर्णयों का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाता है, यानी किस व्यक्ति ने, किस सदस्य ने क्या राय दी है उसका विवरण होता है। पॉइंट वाइज कि जैसे नंबर 1 कार्य था, उसमें नंबर 1 कार्य पर किस सदस्य ने क्या राय दी उसको लिखा जाता है। फिर नंबर 2, नंबर 1 पर हो गया, नंबर 2 में किस सदस्य ने क्या राय दी उसको लिखा जाता है। इसी तरह से सारे फैसले उसमें लिखे जाते हैं और उपस्थित व्यक्तियों के नाम पद अनुसार दिए जाते हैं। जितने भी सदस्य उसमें उपस्थित होते हैं उन सबके नीचे, यानी जो ब्यौरा लिखा है उसके नीचे उन सबके नाम और पद होते हैं, जिससे कि उसकी प्रामाणिकता रहे कि हाँ ये जो विवरण है, ये जो कार्यवृत्त है, ये इनकी राय के द्वारा और इनकी उपस्थिति में तैयार किया गया है। नंबर 12 है कार्यवृत्त और कार्यसूची में क्या अंतर है। अभी देखो हमने कार्यसूची और कार्यवृत्त दोनों की परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा कि जो कार्यसूची है वो बैठक से पहले की प्रक्रिया है, पहले के कार्यों की सूची बनाई जाती है। कार्यवृत्त है वो कार्यवृत्त क्या है, वो बैठक के बाद तैयार होता है, यानी ये कार्यसूची पहले तैयार होती है, कार्यवृत्त बाद में तैयार होता है। तो कार्यसूची बैठक के पूर्व में ही तैयार कर ली जाती है, जबकि कार्यवृत्त बैठक के बाद तैयार होता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि कार्यसूची बैठक में सम्मिलित समिति के सभी सदस्यों को पहले ही दे दी जाती है, और जबकि कार्यवृत्त में बैठक में सम्मिलित हुए सभी सदस्य के हस्ताक्षर बैठक में निर्णय होने के बाद ही कराए जाते हैं। यह अंतर है, यानी पहले का और बाद का अंतर है। कार्यसूची सभी सदस्यों को पहले दे दी जाती है, लेकिन जो कार्यवृत्त है वो बैठक खत्म होने के बाद में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर के कंप्लीट होता है। कार्यसूची क्या होती? कार्यसूची बैठक के लिए कार्य की रूपरेखा तैयार करती है, और जबकि कार्यवृत्त क्या होता है, कार्यवृत्त में बताया जाता है कि कार्यसूची में दिए गए विभिन्न मुद्दों पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। यानी ये बताए कार्यसूची कार्य की रूपरेखा तैयार करती है और जो कार्यवृत्त है
उस रूपरेखा पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उसको बताता है। तो ये मुख्य अंतर है इसमें। नंबर 13वां प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? प्रेस विज्ञप्ति को हम प्रेस रिलीज भी बोलते हैं। ये क्या होती है कि कोई संस्था या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है, यानी जनता तक उसे पहुंचाया जाता है। इसी को प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। इसमें निर्णय में विलंब का कारण और निर्णय से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि जनता को संस्थाओं पर भरोसा रहे कि हाँ, जो संस्थाएं हैं वो अपना काम ठीक तरह से कर रही हैं। प्रश्न नंबर 14, परिपत्र क्या होता है? परिपत्र ये सबसे अंत में है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है। अब देखो, कार्यसूची हो गई, कार्यसूची के बाद में कार्यवृत्त हो गया, कार्यवृत्त के बाद में प्रेस विज्ञप्ति हो गई, और प्रेस विज्ञप्ति के बाद में क्या था? परिपत्र। जो परिपत्र वो क्या है कि बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है। ये पत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है, यानी जिस विषय पर जो पत्र भेजा गया था नंबर 1 अधिकारी से, ध्यान करें, नंबर 1 अधिकारी से जो पत्र भेजा गया था उसमें एक पहले वाले परिपत्र यानी पहले वाले सर्कुलर का एक जिक्र होता है कि उस सर्कुलर के अनुसार ही ये काम हम कर रहे थे, लेकिन इसमें ये बदलाव करने की जरूरत है। तो पहले पत्र का उसमें हवाला दिया जाता है। ठीक उसी तरह से उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में ही जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सर्कुलर बोलते हैं। तो क्या मतलब है हुआ इसका? परिपत्र का मतलब है कि जब भी जो प्रशासक है या कोई संस्था है किसी नए नियम को लागू करती है या पुराने नियम में बदलाव करके उसे परिवर्तित करती है या उसमें कुछ संशोधन करती है, तो पुराने नियम का हवाला देते हुए उस नए को लागू किया जाता है और प्रत्येक विभाग को ऐसी सूचना दी जाती है। इसे ही परिपत्र कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, अब ये जो प्रश्न है ये पाठ से संबंधित, ये पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उनमें से है कि नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, इनमें आप पत्राचार के किस रूप का प्रयोग करेंगे लिखिए। तो पहला का क्या है इसमें? किसी सरकारी पत्र की कार्रवाई के रूप में फाइल शुरू करके विषय का निपटान करना। कार्रवाई के रूप में फाइल शुरू करके विषय का निपटान करने का मतलब है ये औपचारिक पत्र है। सबसे शुरू कहां से होता है? औपचारिक पत्र से शुरू होता है, जिसे हम सरकारी पत्र भी बोलते हैं। विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए लिखित सुझाव देना, ये नंबर 2 टिप्पणी का काम है। नंबर 3, जब सरकार को जन सामान्य तक कोई सूचना पहुंचानी हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं। किसी विभाग को कोई सूचना अपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को देनी हो तो उसे परिपत्र बोलते हैं। विभाग द्वारा श्रीमती रूपाली को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का डिप्लोमा करने संबंधी अनुमति प्रदान करते हैं, तो इसको भी आदेश ही बोला जाता है। इसको मंत्रालय द्वारा सुलेखा को शिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने संबंधी जो सूचना दी जाती है, कि सूचना यहाँ मतलब है आदेश का, क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि आप इस शिक्षण संबंधी कार्य में शामिल होंगे, तो वो आदेश होता है, उसे आदेश कहा जाता है, ऑर्डर। किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में पुनः स्मरण कराना, यह अनुस्मारक हो गया, यानी कि स्मरण पत्र हो गया। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना, ये अर्ध सरकारी पत्र हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने साथियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।